163 MCQs नंबर 163 है, स्नो हैज कवर्ड द माउंटेन्स। देखिए रूल आपके पास ये होता है कि आप जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आप सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होता है वो बन जाता है सेंटेंस का एंडिंग वर्ड, और फिर आप उससे पहले लगा लेते हैं बाय। लेकिन कुछ आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सेप्शन वर्ड्स, और एक्सेप्शन वर्ड्स का सिंपल मतलब होता है कि जो आम रूल होता है वो इस पे अप्लाई नहीं होता। अब उसमें आपके पास एक वर्ड है कवर्ड। जब भी आपके पास वर्ड कवर्ड आता है तो फिर आप उसके साथ बाय नहीं लगाते बल्कि आप उसके साथ विद को यूज करते हैं। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, माउंटेन्स हैव बीन कवर्ड विद स्नो। सी इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हैज बीन आया है और माउंटेन्स चूंकि प्लूरल है तो इस वजह से इसके साथ हैज नहीं आता, इसके साथ हैव आता है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 164 द स्ट्रीट्स हैड बीन प्रॉपर्ली क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। याद रखिए कि जब भी सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, मतलब ये कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। MCQs नंबर 164 में हम ये बात कर रहे थे कि जब भी आपके पास कोई भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो फिर ये जरूरी पॉइंट है कि इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 165 इट इज टाइम टू ईट सम फूड। अब इस किस्म के सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में आपके पास इट इज टाइम आता है या इट वाज टाइम आता है तो आप इसको कहते हैं इट इज टाइम सेंटेंस या इट वाज टाइम सेंटेंस। अब इसका रूल ये होता है कि इट इज टाइम ही रहेगा और इट वाज टाइम ही रहेगा। मतलब ये है कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग हिस्सा होता है आप उसमें किसी किस्म के भी चेंजेस नहीं करेंगे। फिर आप उसके बाद लगा लेंगे फॉर के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा टू बी, और टू बी के बाद आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग हिस्सा है आप उसमें किसी किस्म के भी चेंजेस नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि इट इज टाइम ही रहेगा और इट वाज टाइम ही रहेगा। अब इसके बाद आ जाएगा फॉर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है सम फूड, फिर आप उसके बाद लगा लेंगे टू बी, और आपके पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट इज ईटन। तो इस वजह से इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, इट इज टाइम फॉर सम फूड टू बी ईटन। MCQs नंबर 166 चेंज द नरेशन। ही सेड हाउ नाइस देयर बिहेवियर इज। अब यहाँ पर इस पॉइंट को जरा समझना है। हमारे पास ये दो वर्ड्स है, एक वर्ड है हाउ और दूसरा वर्ड है वर्ड। अब या तो इस हाउ और वर्ड के बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा या इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ दो ही सिचुएशंस है, या तो इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा या इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब नहीं होगा। अगर इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब है तो फिर ये दोनों वर्ड्स आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और अगर इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब नहीं है तो फिर ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। आपके पास दो वर्ड है, एक वर्ड है हाउ और दूसरा वर्ड है वर्ड। या तो इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा या इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब नहीं होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास सेंटेंस आ जाए कि हाउ इज शी टैलेंटेड, और दूसरा सेंटेंस है कि हाउ टैलेंटेड शी इज। अब आपके पास यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हाउ के बाद दूसरा वर्ड वर्ब है। अब इसके बाद चूंकि दूसरा वर्ड वर्ब आया है तो इस वजह से ये आपके पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और फिर ये सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हाउ के बाद दूसरा वर्ड वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो ये हाउ आपके पास बन गया है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और ये सेंटेंस आपके पास बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जब भी आप वर्ड हाउ और वर्ड को एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज करते हैं तो फिर आप इसको चेंज करते हैं वेरी में, या आप इसको चेंज करते हैं ग्रेट में, या आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। पॉइंट ये हुआ कि जब भी वर्ड हाउ और वर्ड आप लोग के पास एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आते हैं तो फिर आप इसको चेंज कर लेंगे वेरी में, या आप इसको चेंज कर ले ग्रेट में, या अगर आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो आपके पास ये पॉइंट ठीक आएगा।
अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इससे हाउ रिमूव कर लेते हैं तो आपके पास सेंटेंस रह जाएगा टैलेंटेड शी इज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस सेंटेंस को ठीक लिखना है। तो इस सेंटेंस को ठीक ऐसे लिखा जाता है कि शी इज टैलेंटेड। अब जब आप इसको चेंज कर लेंगे तो शी इज आपके पास बन जाएगा वाज, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा टैलेंटेड। तो अब अगर इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने वेरी या ग्रेट लगाना है तो फिर आप यहाँ पर लगा लेते हैं वेरी, और आपके पास सेंटेंस बन जाएगा शी वॉज वेरी टैलेंटेड। अब अगर यहाँ पर हम सेंटेंस को देखते हैं तो हाउ नाइस देयर बिहेवियर इज, सेंटेंस आपके पास रह जाएगा नाइस देयर बिहेवियर इज। अब अगर आप इसको ठीक लिखते हैं तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, देयर बिहेवियर इज नाइस। अब जब आप इसको चेंज करते हैं तो इस आपके पास बन जाएगा वाज, और आप कहते हैं कि वाज नाइस। अब अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि देयर बिहेवियर वाज नाइस, तो ये सेंटेंस आपके पास फिर भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने तो वेरी या ग्रेट में से कुछ लगाना है, तो अगर हम कहते हैं कि देयर बिहेवियर वाज ग्रेट नाइस, तो ये गलत होगा। इस वजह से आपके पास आ जाएगा वेरी। तो इस रूल को अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन डी, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट देयर बिहेवियर वाज वेरी नाइस। MCQ नंबर 167, दे से वी लाइक इट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम जब भी किसी भी सेंटेंस के टेंस को चेंज करते हैं तो उसमें तीन ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें आपने टेंस को चेंज नहीं करना होता। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो तब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी किस्म का भी यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो तो तब भी आप उस सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है दे से, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना चाहिए। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन से, दे से दैट दे लाइक इट। MCQ नंबर 168, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अब इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी के गलत होने का बेसिक रीजन ये है कि याद रखें कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तब आता है जब किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। इस पॉइंट को अपने ज़हन में रखिए कि आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अकेले यूज करना है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। अकेले का मतलब ये कि अगर एक क्लास आया है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अगर किसी सेंटेंस में दो क्लासेस आए हैं दो, तो फिर आप उसमें जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास आया हुआ है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 169, शी हैज थ्रोन द पेपर डैश अ डस्टबिन। अब देखिए, ऑन, इन और इन आपके पास स्टैटिक प्रीपोजिशंस है और इनटू और ऑन टू डायनेमिक प्रीपोजिशंस है। मतलब ये है कि इन और ऑन में पोजीशन चेंज नहीं होती है। इन और ऑन में पोजीशन चेंज नहीं होती है, जबकि इनटू और ऑन टू में पोजीशन चेंज होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये आप लोग के पास पानी है और आप किसी पत्थर को उठाते हैं और उसको पानी में फेंकते हैं तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा इनटू। और अगर आप किसी कागज को उठाते हैं और आप इसको यहाँ पर फेंकते तो ये इसके सरफेस पर रह जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा ऑन टू। अब अगर आप किसी पेपर को उठाते हैं और आप इसको डस्टबिन में फेंकते तो ये उस डस्टबिन के अंदर जाएगा। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज इनटू। MCQ नंबर 170, अ बस वेंट डैश द टनल। देखिए, थ्रू के लिए तीन चीजें याद रखें। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जगह इनक्लोज्ड होती है। दूसरा पॉइंट ये कि एक इसका इन होता है और एक इसका आउट होता है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे के दो दरवाजे हैं, आप एक साइड से इन होते हैं और दूसरे साइड से आप आउट हो जाते हैं, तो ये आपके पास इसके दो रिक्वायरमेंट पूरे हो गए हैं। अब अगर आप इसके अंदर से गुजरते हैं तो इसका जो लिमिट है वो आपसे ऊपर है, तो इस वजह से इसमें थ्रू आएगा। अब यहाँ पर आपके पास मेंशन है टनल। अगर एक बस एक टनल में से गुजरता है तो वो एक साइड से इन हो जाता है, दूसरे साइड से आउट हो जाता है, और उसका जो लिमिट होता है उस टनल का वो उससे ऊपर होता है, तो इस वजह से इसमें आपके पास आएगा थ्रू। सो अ बस वेंट थ्रू द टनल। और लास्ट MCQ है,
अ बॉल वेंट डैश हिज हेड। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन ठीक आ रहे, एक है अबव और दूसरा है ओवर। याद रखिए कि अबव स्टैटिक है और ओवर डायनेमिक है। मतलब ये कि अबव में पोजीशन चेंज नहीं होता और ओवर में पोजीशन चेंज होता है। अबव में पोजीशन चेंज नहीं होता और ओवर में पोजीशन चेंज होता है। अब अगर एक बॉल जो है वो किसी के हेड से गुजर रही है तो इसका मतलब है कि उसने डिस्टेंस को कवर किया है, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी, अ बॉल वेंट ओवर हिज हेड। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं है।